प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कानूनों का वर्गीकरण अर्थात राजनीति विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में या व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार होता है उस आधार में कानून की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम कानूनों का वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे कि कानून के आखिर कितने प्रकार होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को कानून के वर्गीकरण का मतलब ही नहीं मालूम होता है कि कानूनों के वास्तविक रूप में कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम केवल कानून के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है उनका परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का हित हो सके। मेरा परम जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, कानूनों का वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम आप ये दो डायग्राम मैंने बना रखे हैं, ये समझेंगे, उसके बाद में कानून के वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें एक एक कानून के प्रकार को मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बेटा, वास्तविक रूप में जब कानून, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यकारिता आदि राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, तो बेटा ये सारी अवधारणाएं व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार होती हैं। इसलिए कानून की अवधारणा भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार है। अब चूंकि आज तो हमें केवल कानूनों के वर्गीकरण पर चर्चा करनी है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है वह कानून भी होता है। बाकी कानून के अलावा व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है वो कानून भी होता है, स्वतंत्रता भी होता है, समानता भी होता है, अधिकार भी होता है, न्याय भी होता है, दंड भी होता है, राजनीतिक बाध्यकारिता भी होता है और कर्तव्य भी होता है। ये सारी जो अवधारणाएं वास्तविक रूप में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार होते हैं। अब चूंकि हमें तो केवल कानून के वर्गीकरण की चर्चा करनी है, तो इसलिए आज जो हमारा लेक्चर है वह व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार है वह कानून को ले रहे हैं। कौन है? कानून है, और कानून में कानूनों का वर्गीकरण ले रहे हैं। डायग्राम नंबर 2, क्योंकि हम किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं? राजनीति विज्ञान का कर रहे हैं, जिसे कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने सुप्रीम साइंस की संज्ञा दी थी, मास्टर साइंस की संज्ञा दी थी। अर्थात राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान और स्वामी विज्ञान की संज्ञा किसने दी थी? राजनीति विज्ञान के पिता या जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये बात स्पष्ट रूप में लिखी है। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वो मैंने सामने गंभीरता से पढ़ी है। प्लेटो की रिपब्लिक है वो भी मैंने बड़े गहराई से अध्ययन किया है। इसलिए बेटा मैं विशेषकर आपको यहाँ आज कहना चाह रहा हूं कि राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना हो तो प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स और इसी के साथ में H.J. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक राजनीति का व्याकरण, इन 3 किताबों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये 3 किताबें आप पढ़ लेते हैं, गौरवमयी ग्रंथ है ये, तो फिर राजनीति विज्ञान को समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स और लास्की की ग्रामर और पॉलिटिक्स राजनीति का व्याकरण, हो सकता है इनमें से कंपटीशन से संबंधित कोई प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन राजनीति विज्ञान को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये 3 किताबें यदि आप बेसिकली पढ़ते हैं तो बेटा दूसरा डायग्राम मैंने बनाया, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मुख्य विषय होता है आपको पता होना चाहिए वो होता है राज्य। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है? राज्य, और राज्य का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून निर्माण। तो वास्तविक रूप में आज हम चर्चा कर रहे हैं कानूनों का वर्गीकरण। अब मैंने यहां लिखा है सरकार, इसका मतलब क्या है कि राज्य का मुख्य कार्य कानून बनाना है, कानून निर्माण है। लेकिन चूंकि राज्य तो अपने आप में अमूर्त होती है, भाई राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते, प्राचीन समय में राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे। जैसा कि हमारे भारत में मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया था। 7 अंक कौन कौन से माने थे उन्होंने? स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड या सेना और मित्र, 7 हो गए।
तो इसलिए उसको सप्तांश दान कहा जाता था, क्योंकि उस समय राज्य के 7 अंग तत्व, 7 प्रकृति मानी जाती थी। आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। तो डेफिनेटली राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। और क्योंकि बेटा सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, क्या क्या होता है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का कार्य करती है। लेकिन मूलतः देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि राज्य का जो मुख्य कार्य है कानून बनाना है। अब हमें ये देखना है कि आखिर कानून होते कितने प्रकार के, तो कानून के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे आज हम। कानूनों का वर्गीकरण, बेटा ध्यान दें, कानूनों का वर्गीकरण। मैंने सबसे पहले लिखा है कानून। अब कानून का वर्गीकरण कर रहे हैं, ध्यान दे बेटा। सबसे पहले हम ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून। बेटा वास्तविक रूप में राष्ट्रीय कानून राज्य के द्वारा निर्मित कानून होते हैं। जैसे भारत एक राष्ट्र राज्य है, तो भारत के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा, चूंकि राज्य तो अपमूर्त होता है, सरकार मतलब राज्य की इच्छा के अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है, तो कानून तो सरकार बनाएगी, राज्य थोड़ी ना बनाएगा। लेकिन आप यहां कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में चूंकि भारत राष्ट्र राज्य है, अमेरिका राष्ट्र राज्य है, तो भारत राष्ट्र राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो कि वास्तविक रूप में सीमाओं के अंतर्गत ही लागू होंगे, वो राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। अर्थात अपने देश के लिए राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। इसलिए बेटा यहां नोट करेंगे आप, चाहे तो यहां पर आप बिंदु बनाते चल सकते हैं। जैसे सबसे पहले ले रहे हैं हम राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून, तो राष्ट्रीय कानून किसको कहेंगे? आप कहेंगे कि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है, जो कि अपनी देश की सीमा के अंतर्गत ही लागू होते हैं, सीमा से बाहर लागू नहीं होते हैं। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय कानून। दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय कानून। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय कानून। बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में अंतरराष्ट्रीय कानून चूंकि किसी राज्य विशेष के द्वारा नहीं बनाया जाता है, किसी संप्रभु सत्ता के द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि वास्तविक रूप में अंतरराष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के बारे में कुछ नियम निश्चित किए जाते हैं। हां, राष्ट्रीय कानूनों का पालन निश्चितता से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय कानून निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, स्थिर होते हैं। इसी के साथ में राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी की गई है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून की तरह स्पष्ट नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन केवल राष्ट्रों के मध्य जो संबंध मधुर बने रहे, इसलिए इनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। अगर किसी राष्ट्र राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सभी राष्ट्र राज्य, सभी सभ्य राष्ट्र जो होते हैं वो वास्तविक रूप में नैतिकता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वास्तविक रूप में राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित करने, मधुर संबंध स्थापित करने, तो सभी राष्ट्र राज्यों का परम दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कानूनों का पालन करें। क्योंकि यदि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सभी राष्ट्र राज्य पालन नहीं करेंगे तो इससे सभी राष्ट्रों को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा राजदूत की बात हम लेते हैं, तो सभी राष्ट्र राज्य अपने राजदूत दूसरे देश में भेजते हैं, दूसरा देश अपने देश में राजदूत भेजेगा। अब मान लीजिएगा दो देशों के बीच में युद्ध की घोषणा हो जाती है, तो हम चाहे तो सबसे पहले राजदूत का वध कर सकते हैं, दूसरा देश भी राजदूत का वध कर सकता है क्योंकि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। लेकिन बेटा अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि राजदूत अवैध है, राजदूत का सीमा के अंतर्गत वध नहीं किया जा सकता, सीमा के अंतर्गत पूरी जवाबदारी उस राष्ट्र राज्य की होगी। अर्थात जो राजदूत होता है वह अवैध होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, उसकी जीवन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस राष्ट्र राज्य की होती है जिस राष्ट्र राज्य के अंतर्गत किसी दूसरे देश का राजदूत होता है। जैसा कि हमारे रामायण के अंतर्गत भी एक चौपाई में आता है, नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिये दूता। मतलब जो है विभीषण रावण से कहते हैं हनुमान जी के बारे में
कि भाई जी क्योंकि हनुमान जी राजदूत के रूप में, दूत के रूप में आए, तो इसलिए दूत का वध नहीं किया जाना चाहिए, ये नैतिकता के विरुद्ध है। तो तभी से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ये मान लिया गया कि राजदूत को मारा नहीं जा सकता। बेटा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वास्तविक रूप में वो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। हाँ, राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बाध्यकारी है, इनका पालन करना ही पड़ेगा, पालन नहीं करेंगे तो दंड की व्यवस्था की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन केवल नैतिकता के आधार पर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये दो कानून हो गए, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब स्वयं जो राष्ट्रीय कानून होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण कानून, दूसरा है संवैधानिक कानून। नोट करें बेटा यहां पर, तीसरा है साधारण कानून, साधारण कानून। देखो साधारण कानून का सीधा सा मतलब होता है कि वास्तविक रूप में जो साधारण कानून होते हैं वो देश की व्यवस्थापिका के द्वारा, संसद के द्वारा राज्य की सीमा के अंतर्गत बनाए जाते हैं। मतलब केवल राज्य की सीमा के ऊपर ही लागू होंगे, राज्य की सीमा से बाहर इन कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा। और जो ये कानून बनाए जाते हैं ये कानून वास्तव में संवैधानिक कानूनों के अनुरूप बनाए जाते हैं। यदि संवैधानिक कानूनों के अनुरूप नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैधानिक, असंवैधानिक, अमान्य, रद्द घोषित कर सकती है। जैसा कि भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई। हाँ, संसद, यदि ब्रिटिश संसद की बात आती है तो ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता सिद्धांत को अपनाया गया। तो ब्रिटेन में संसद किसी प्रकार का साधारण कानून बना सकती है, उसको किसी भी संस्था के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, वो देश विशेष की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन ये तो कहेंगे आप कि राज्य की सीमा के अंतर्गत व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो साधारण कानून होते हैं, और ये साधारण कानून संवैधानिक कानून या संविधान के अनुरूप बनाए जाते हैं। और जो ये राज्य की सीमा के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं ये कानून दो प्रकार के हो सकते हैं, वित्तीय कानून भी हो सकता है और अवित्तीय कानून भी हो सकता है। वित्तीय कानून भी हो सकता है और अवित्तीय कानून भी हो सकता है। अब लेते हैं हम 4 नंबर पर बेटा संवैधानिक कानून। संवैधानिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, संवैधानिक कानून। बेटा वास्तविक रूप में जो संवैधानिक कानून होता है वो राज्य का मौलिक कानून होता है, सर्वोच्च कानून होता है। अर्थात ये जो मौलिक कानून होता है वास्तविक रूप में ये सरकार की रचना से संबंधित होता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कार्य करना है, इनका क्या संगठन है, इनके क्या आपसी संबंध होंगे, इनकी क्या शक्तियां होंगी, इनका संगठन किस प्रकार से किया जाएगा, इत्यादि बातों का मौलिक कानून में अध्ययन किया जाता है। मौलिक कानून मतलब किसको कहते हैं? संविधान को कहते हैं। संविधान वास्तविक रूप में किसी भी देश का मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून होता है। तो जो संविधान होता है, जो संवैधानिक कानून होता है वही वास्तविक रूप में मौलिक कानून होता है। इसलिए आप बेटा कहेंगे कि संवैधानिक कानून वास्तविक रूप में जो संविधान होता है वही संवैधानिक कानून होता है, वही मौलिक कानून होता है। और इस संवैधानिक कानून या मौलिक कानून के अनुसार ही साधारण कानून बनाए जाते हैं। तो ये मौलिक कानून होता है, इसके अंतर्गत सरकार की रचना से संबंधित उल्लेख किया जाता है। अब वो एक अलग बात है कि संवैधानिक कानून लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत जो संवैधानिक कानून है बेटा वो अलिखित है, जबकि भारत और अमेरिका की बात करेंगे तो हमारा जो संवैधानिक कानून है, हमारा जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है बेटा, तो ये मौलिक कानून कहलाता है। अर्थात वास्तविक रूप में जो किसी भी देश का संविधान होता है, चाहे लिखित हो या अलिखित हो, वही संवैधानिक कानून होता है। और इस संवैधानिक कानून के अनुसार साधारण कानून बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय कानून दो प्रकार के हो गए, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून का मतलब सीधा किससे होगा? संविधान से होगा। अब स्वयं जो साधारण कानून होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून। चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं 5वें नंबर पर सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून नोट कीजिएगा, सार्वजनिक कानून। वास्तविक रूप में जो सार्वजनिक कानून होता है वह चूंकि राज्य के द्वारा तो निर्माण इसका किया जाएगा, भाई कोई भी राज्य हो उस राज्य के अंदर सरकार तो होगी, तो सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा। तो राज्य की सीमा के ऊपर सबके ऊपर यह कानून लागू होता है। मतलब राज्य की सीमा के अंतर्गत सब लोगों के लिए जो कानून बनाया जाता है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा, वो सबके ऊपर लागू होता है। इसलिए इसे सार्वजनिक कानून कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा
पूरे देश के संदर्भ में भीख ना मांगने से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, पूरे देश के संदर्भ में भीख मांगने से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है तो वह सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि राज्य की सीमा के अंतर्गत वो सब भीख मांगने वाले के ऊपर लागू होगा, राज्य की सीमा के अंतर्गत, राज्य की सीमा से बाहर नहीं। ये नहीं होगा कि हमारा कानून अमेरिका पर भी लागू होगा, चीन पर भी लागू होगा, ऐसा नहीं होगा, केवल हमारे राष्ट्र राज्य के ऊपर लागू होगा, एक देश विशेष के ऊपर लागू होगा। अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका के ऊपर लागू होगा, ब्रिटेन की बात आती है ब्रिटेन के ऊपर ही लागू होगा। ठीक है, तो भीख मांगने संबंधित कोई कानून बनाया जाता है क्योंकि राज्य की सीमा में सबके ऊपर, सब भीख मांगने वाले के ऊपर लागू हो रहा है, इसलिए वास्तविक रूप में सार्वजनिक कानून कहलाएगा। जबकि बेटा जो व्यक्तिगत कानून होता है, वास्तविक रूप में व्यक्तिगत कानून उस कानूनों को कहते हैं जो कानून किसी विशेष जन समूह से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिएगा स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो व्यवस्था होती है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो कानून होता है वास्तविक रूप में विशेष जन समूह से संबंधित होता है, अर्थात ये किसी विशेष जन समूह से संबंधित होता है। अतः आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कानून किसी विशेष जन समूह से संबंधित होता है। तो 6 नंबर पर आ जाएगा बेटा व्यक्तिगत कानून। ठीक है बेटा, व्यक्तिगत कानून। अब यहां तक क्लियर होगा। साधारण कानून दो प्रकार के हो गए, सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून। अब देखिए बेटा, सार्वजनिक कानून भी दो प्रकार का होता है, फिर प्रशासकीय कानून और सामान्य कानून। बेटा सबसे पहले ले रहे हैं अब यहां पर 7 नंबर पर हम प्रशासकीय कानून। प्रशासकीय कानून नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रशासकीय कानून। अब ये प्रशासकीय कानून का सीधा सा मतलब होता है कि वे कानून जो कि वास्तविक रूप में राज्य कर्मचारियों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए जाते हैं, जो कि विशेषकर वास्तव में केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। जैसे कि फ्रांस के अंतर्गत अलग से प्रशासकीय कानून और प्रशासकीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है, अर्थात जो प्रशासकीय कानून होते हैं वो केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, साधारण व्यक्तियों से संबंधित नहीं होते। अतः आप कह सकते हैं कि प्रशासकीय कानून उन कानूनों को कहा जाता है जो कि सरकारी कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। इसके बाद में सार्वजनिक कानून का दूसरा प्रकार होता है सामान्य कानून। बेटा तो 8 नंबर पर ले लेंगे हम सामान्य कानून। सामान्य कानून, अब देखें मेरे बेटे, सामान्य कानून वास्तविक रूप में व्यक्ति और राज्य के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में होता है। अर्थात यहां पर वास्तविक रूप में जो सामान्य कानून होते हैं इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी कर्मचारी के लिए अलग से कानून होगा, सामान्य व्यक्ति के लिए, जनसाधारण के लिए, नागरिक के लिए, व्यक्ति के लिए अलग कानून होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर वास्तविक रूप में व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए जाते हैं। अतः यहां पर जो सामान्य कानून होते हैं वो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में उल्लेख करते हैं, इसे सामान्य कानून की संज्ञा दी जाती है। अब स्वयं जो सामान्य कानून होता है वो भी दो प्रकार का होता है। क्या? एक तो होता है संविधि, दूसरा अध्यादेश। तो नोट करें, 9 नंबर पर आएगा संविधि। बेटा संविधि किसे कहते हैं? वास्तविक रूप में संविधि का मतलब होता है जब किसी देश की विधान पालिका के द्वारा, विधान मंडल के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून संविधि के अंतर्गत आते हैं। नोट करना, जब किसी भी देश की व्यवस्थापिका, विधानसभा, विधान मंडल, विधान पालिका के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा, संसद के द्वारा, चूंकि कुछ देशों में संसद को अनेक नामों से, व्यवस्थापिका को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, अमेरिका के अंतर्गत संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डायट कहा जाता है संसद को, मतलब व्यवस्थापिका को, चीन के अंतर्गत व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। लेकिन इससे हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा, मतलब विधानसभा के द्वारा, विधान पालिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो ऐसे कानूनों को संविधि की संज्ञा दी जाती है, जिनका कि पालन करना सभी के लिए अति आवश्यक है। अगर पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया जाता है। दूसरा आता है सामान्य कानून के अंतर्गत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। 10 अध्यादेश, जैसे हमारे भारत के अंतर्गत भी राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश वास्तविक रूप में उस स्थिति में दिया जाता है जब
व्यवस्थापिका का मतलब विधान सभा का, विधान पालिका का, संसद का वास्तविक रूप में वो अधिवेशन में नहीं हो, मतलब जब संसद या व्यवस्थापिका अधिवेशन में नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वह आदेश ही अध्यादेश कहलाता है। वो एक अलग बात है कि जब कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा, जैसे हमारे भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है मतलब राज्याध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उस आदेश को बाद में संसद के द्वारा फिर स्वीकृत कराया जाता है। लेकिन जब संसद सत्र में नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात भारत के संदर्भ में कहे तो राष्ट्रपति को अध्यादेश देने का अधिकार है। इसलिए कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो वास्तविक रूप में अध्यादेश कहलाता है। तो ये जो अध्यादेश है वह भी सामान्य कानून का एक प्रकार हो गया। इसके बाद में बेटा जो संविधि है मतलब जो विधान पालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको संविधि कहा जाता है। तो बेटा संविधि भी दो प्रकार की होती है, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। तो आगे बढ़े हम बिंदु नंबर 11 के ऊपर। सबसे पहले लेते हैं हम दीवानी कानून। दीवानी कानून बेटा ध्यान दें, वास्तविक रूप में जो दीवानी कानून होते हैं वो विशेषकर धन, जमीन और संपत्ति से संबंधित विवादों के संबंध में होते हैं। फिर से कह रहा हूं, धन, जमीन, संपत्ति से संबंधित जो विवाद होते हैं उन विवादों को वास्तविक रूप में दीवानी क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। अर्थात धन, जमीन और संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून दीवानी कानून कहलाते हैं, जो कि वास्तविक रूप में संविधि के अंतर्गत ही आते हैं, जिनको कि व्यवस्थापिका या विधान पालिका के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन ये कानून धन, जमीन और संपत्ति से संबंधित होते हैं। इसके बाद हम बेटा संविधि का ही दूसरा जो कानून होता है वो होता है फौजदारी कानून। फौजदारी कानून भी विधान पालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया जाता है। अब चूंकि जो फौजदारी कानून होते हैं वो फौजदारी कानून वास्तविक रूप में आते तो संविधि में ही है, चूंकि ये कानून भी विधान पालिका या विधानसभा या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन फौजदारी कानूनों का जो संबंध होता है वास्तविक रूप में मारपीट, हत्या और शारीरिक हानि आदि से संबंधित होता है। मतलब यहां पर मारपीट, हत्या और शारीरिक हानि से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून फौजदारी कानूनों के अंतर्गत आते हैं, और धन, जमीन, संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं वो बेटा दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। तो 12 नंबर पर आ जाएगा यहां पर फौजदारी कानून। फौजदारी कानून तो ये टोटल कानूनों के 12 प्रकार हो गए, जो कि मैंने यहां वर्गीकरण के माध्यम से समझाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ये 12 के 12 प्रकारों को ठीक से समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, कानूनों का वर्गीकरण, कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून दो प्रकार के होते हैं, साधारण कानून, संवैधानिक कानून। फिर साधारण कानून दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक कानून, व्यक्तिगत कानून। ध्यान देंगे बेटा। फिर सार्वजनिक कानून दो प्रकार का होता है, प्रशासनिक कानून, सामान्य कानून। इसके बाद बेटा स्वयं सामान्य कानून दो प्रकार का होता है, संविधि और अध्यादेश। इसके बाद में स्वयं संविधि मतलब जो विधानसभा के द्वारा, विधान पालिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसे संविधि कहा जाता है। तो संविधि भी दो प्रकार के होते हैं, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून में धन, जमीन, संपत्ति से संबंधित कानून आते हैं, जबकि फौजदारी कानून मारपीट, हत्या और शारीरिक हानि आदि से संबंधित होते हैं। ये हो गया कानूनों का मुख्य वर्गीकरण। बाकी वैसे यदि हम देखें तो इसके अनेकों आधारों के ऊपर यदि हमने तो कानूनों के और भी अनेकों प्रकार बताए जा सकते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं वो सारे प्रकार मैंने यहाँ नोट कर दिए और एक एक को आपको ठीक से समझा दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप कानूनों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, कानूनों का जो वर्गीकरण है उसको ठीक से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और यदि कानूनों का वर्गीकरण समझ गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप कानून की अवधारणा को ठीक से समझ रहे होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।